archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में तिल तिल जली शालमली। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शालमली को एक आलीशान सरकारी मकान आवंटित होता है, जहां नरेश की मां गांव से आकर उनके साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ चालाक निकिता के साथ नरेश की मित्रता प्रगाढ़ होती चली जाती है, जबकि शालमली अपनी सास की सेवा में लीन रहते हुए उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताती है। काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते समय वो नरेश की मां की देखरेख का उचित प्रबंध करके जाती है। शालमली की सास उससे उन दोनों की लंबी गैर मौजूदगी में अपना अकेलापन दूर करने के लिए पोते पोती का मुंह देखने की इच्छा जाहिर करती है। नरेश पार्टी वगैरह में ज्यादातर अकेले ही जाने लगता है। अब आगे। शाम को माजी को अकेले छोड़ते बुरा सा लगता था। यही कारण था कई कई दिन तक अपने माता पिता की खबर नहीं ले पाती थी। मैं नए संबंधों में उलझकर पुराना संबंध भूल बैठी थी। एक ही शहर में रहकर भी मां की सेवा नहीं कर पाई। हमेशा अपने आप को संभाल कर यह दिखाने में लगी रहती कि मैं सुखी हूं, प्रसन्न हूं। मेरी आत्मा पर एक अनजानी सी थकान हरदम छाई रहती, जो अब मेकअप के बावजूद चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। अभी कल ही की तो बात है, जब मां के घर गई तो एहसास हुआ कि पूरे 3 महीने बीत चुके थे। उन्होंने मुझे टोका भी नहीं, लेकिन मैं अपनी उलझने क्या बताती। कहने को कुछ भी नहीं था और महसूस करने को बहुत कुछ। क्यों री, बहुत थकी थकी लग रही है? ऑफिस में बहुत काम था माँ। घर में नौकर चाकर, ऑफिस में 10 असिस्टेंटों के होते हुए तू कौन सा बोझ उठा रही है? अब तुम्हें क्या हो गया है? बुढ़ापा। है कोई दवा तेरे पास? है, नींबू की चाय। अभी बनाती हूँ। पापा कहाँ है? अंदर है, तू चलकर उनके पास बैठ, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। पापा। फुर्सत मिल गई तुझे अपने पापा से मिलने की? कितने दिनों बाद आई है तू? हाँ, घर में सब राजी खुशी तो है ना? सब ठीक है। पूरे 3 महीने के बाद आई है तू। लगता है तू हमें भूलती जा रही है। हाँ? नहीं, दिन भर तो ऑफिस में रहती हूँ और शाम को घर आने के बाद माँ जी को अकेला छोड़ना बुरा लगता है। हाँ, सो तो है। क्या बात है? जिस घर में सिर्फ लड़की होती है, क्या उस लड़की का अपने माँ बाप के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। इकलौती लड़की को भी एक ना एक दिन शादी तो करनी पड़ती है। हाँ। तो उसे विदा करने के बाद माँ बाप तो अकेले रह गए ना। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह लड़की अपने सास ससुर की सेवा कर सकती है, तो वो अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकती? अब हमारे समाज ने लड़कियों के लिए नियम ही इतने थर्ड क्लास बनाए हैं।
लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके समय कोई ऐसे उदाहरण ना रहे हो। अब उन्होंने क्यों नहीं बनाए ये तो वही जाने, लेकिन जो माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं वो तो घर जमाई बना लेते हैं, वरना शालमली कुछ पर तो ऐसा असर होता है इन रीति रिवाजों का कि बेटी के घर पानी तक नहीं पीते। लोग ऐसा क्यों करते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। लड़की को एकदम इतना पराया बना देते हैं और उसी लड़की को जिसे पालने पोसने और लिखाने पढ़ाने में उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो। वे ऐसा क्यों करते हैं? तुम इसको छोड़ो, तुम जो करना चाहती हो शालमली तुम करो, बस करने के गट्स होने चाहिए। गट्स तो मुझ में है ये तुम जानती हो। कमाल है, कल के बने संबंधों में उलझकर मैं अपने बूढ़े माँ बाप को बुला बैठी। इस शहर में होते हुए भी उनकी सुध-बुध तक नहीं ली मैंने। आगे मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जानती है बहू, जब मैं जवान थी ना तो एक ही बैठक में 2-3 किलो मैदे की गुजिया एक साथ निकाल देती थी। और मेरी सासू माँ थी ना, थोड़ा स्वभाव की कठोर थी पर मन की बहुत नरम। अब पता है उन दिनों मैं पूरे महीने से थी, होली खेल कर आई तो नरेश का जन्म हुआ। फिर क्या बहू, उन्हीं दिनों मेरी सासू ने मेरी इतनी सेवा की कि कुछ मत पूछ। उन्हीं दिनों मैंने उन्हें जाना भी और पहचाना भी, और वही पहचान मैंने अंतिम समय तक निभाई। भगवान जाने उन्हें क्या रोग था, नासूर या फोड़ा। 3 महीने पूरे खाट से लगी रही। घर गृहस्थी का बोझ, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे, 3 देवर, 2 चसिया सास, सबकी सेवा करने के बाद मैं उनकी देखभाल करती थी। जब वो चली गई तो लगा जैसे सारा घर सुना हो गया। धीरे धीरे उनकी गाली भी मुझे बड़ी मीठी लगती थी बहू। बड़ी दुखी आत्मा थी बेचारी। क्यों? 3 जेठानियों का साथ और उस पर उनकी अपनी सास, वो भी अत्याचारी, तो उनके दिन तो कष्ट से ही बीते होंगे ना बहू। हम औरतों का तो बस यही हाल है। अगर हमारा दिल किसी के लिए तड़पता है तो उसे सहलाने की जगह हम उसमें कांटे चुभोते हैं। जो हमें मिलता है वही तो हम दूसरों को देंगे। पर माँ जी, हमेशा ऐसे थोड़ी होता है। पता नहीं बहू, पर मैंने तो यही जाना है कि अत्याचार सहते सहते हम औरतें निष्ठुर हो जाती हैं। पहले तो हम खुद मार खाती हैं, फिर दूसरों को मार खिलाती हैं। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप तो सिर्फ औरतों पर आरोप लगा रही हैं। मैं आरोप नहीं लगा रही बहू, मैं सच्चाई बता रही हूँ। शालू, अभी आई। अरे तुम कब आए? अभी आया। ये देखो। किसकी चिट्ठी है? बड़े भैया की। भाभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ आना चाहती हैं। कब? बस हमारा जवाब मिलते ही चल पड़ेंगे वो लोग। तो फिर भेज दो टेलीग्राम, लिख दो जब जी चाहे आ जाए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं होगा? भाभीयों को जानती नहीं हो क्या? झगड़ा लगाने और गड़बड़ी करने में दोनों माहिर हैं। यहाँ आएंगी, ऐश करेंगी और जाते जाते कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करके जाएंगे। तुम गुस्सा मत करो। देखो, जिस तरह तुम माँ के बेटे हो उस तरह बड़े भैया है। जहाँ माँ रहेंगी वहां बड़े भैया नहीं आएंगे क्या? अरे मैं बड़े भैया की बात नहीं कर रहा। बड़े भैया बेचारे तो देवता आदमी, जिनके यहाँ भी जाएंगे भाग्यशाली होंगे वो लोग। मैं डर रहा हूँ तो भाभीयों से। बाप रे बाप। तुम न खामखाई लिख दो जब जी चाहे आ जाए। अरे शालू, अरे सुनो तो यार। तुम्हारे जी में आए वो करो। बहू जैसा कहती है वैसा ही करना बेटा। जब वो आना चाहती है तो आने के लिए लिखते हैं। अरे माँ, अनर्थ हो जाएगा। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि दोनों औरतें किस मिट्टी की बनी हैं। जानती हूँ रे, जानती हूँ।
माँ के शय से दोनों बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। पर तेरे भाई लोग तो अच्छे हैं ना, उनको ध्यान में रखकर कुछ तो सहना पड़ेगा बेटा। और फिर मेरी छोटी बहू बहुत समझदार है, तू चिंता मत कर, वो सब कुछ संभाल लेगी। तू उन्हें आने के लिए लिख दे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम कहती हो तो लिख दूंगा, लेकिन बाद में पछताओगी तुम। अच्छा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। दवाई वगैरह खा रही हो नहीं खा रही हो? खाते रहना। बहुत बड़ा उपकार किया है रे तूने मुझ पर। अरे सुनता तो जा। कुछ दिनों बाद मैं दो तरह से खींचने लगी थी। एक तो मेरा अंदर जो निपट तन्हा था, और दूसरा सांसारिक पारिवारिक कोलाहल। मुझे दोनों के बीच जीना पड़ता था, लेकिन यही शायद मनुष्य होने की नियति है। कुछ दिनों बाद नरेश के दोनों भाई सपरिवार हमारे घर आए, और फिर जो कुछ भी हुआ वो मेरी कल्पना से परे था। शायद ईश्वर ने मेरे धैर्य की परीक्षा ली थी। पूरे 15 दिन एक मुस्कान का मुखौटा ओढ़कर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती गई। अरे इस बार तो आए हैं ना, तो दिल्ली का लाल किला तो देखते ही जाएंगे। बिल्कुल बात कर जाएंगे, आराम से। हाँ खेलो खेलो। और किला जरूर बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं सारी मूर्ति है भगवान जी की। हाँ देवर जी को पहले ले चलो एक दिन। हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा ना। और क्या, कोई जाए ना जाए, हम तो चलेंगे। और ये तो देख बच्चों का कितना दिल लग रहा है। अरे मारो मत, लगना जाए। आराम से खेलो 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 खेलो, खेलने देना। मैं तो यही कह रही हूँ। और किला जरूर बड़ा ही अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं सारी मूर्ति है भगवान जी की। हाँ देवर जी को पहले ले चलो एक दिन। हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक रहेगा ना। और क्या, कोई जाए ना जाए, हम तो चलेंगे। और ये तो देख बच्चों का कितना दिल लग रहा है। अरे मारो मत, लगना जाए। आराम से खेलो 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 खेलो। अरे अब कुंती को तो तुम अपने पास ही रख लो, यहाँ दिल्ली में। यहाँ इतनी छोटी बच्ची की देखभाल कौन करेगा भाभी जी? मैं तो दिन भर ऑफिस में रहती हूँ। अरे तो क्या हुआ, इसके लिए एक नौकरानी और रख लेना। तुम्हारे पास भला रुपए पैसे की क्या कमी है? फिर माता जी भी तो यहीं रहती हैं, सारा दिन खाली ही रहती हैं। चलो पोती से दिल लगा रहेगा, खिलाती रहेगी उसे। माँ जी की उम्र अब बच्चों को खिलाने की नहीं है, उनकी उम्र तो अब आराम करने की है। अरे माँ जी का दिल भी कहाँ लगता होगा यहाँ। मैं तो सोच रही थी इन्हें अपने साथ ले जाऊं, वहाँ पर बाल गोपाल में इनका दिल भी लगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ बहू, तुम दोनों मेरी चिंता करना छोड़ दो। हाँ माँ जी का हमारे घर दिल क्यों लगेगा? यहाँ तो 2-2 नौकर भी हैं, 2-2 गाड़ियाँ भी हैं। तो ठीक है, फिर पड़ी रहने दो यहीं पे, हमारा भी दूध पानी का खर्च बच ही रहा है। हाँ हाँ, अगर माँ जी यहाँ ठीक है, यहाँ पर खुश हैं, तो हमें क्या एतराज है? भाई माँ जी से मिलने के बहाने देवरानी के दर्शन भी तो होते रहेंगे। और फिर ये ठहरी अफसर, इसे हमारे घर आने की फुर्सत ही कहाँ है? अरे नहीं आती तो ना आए, हम ही कौन सा रोज रोज जा रहे हैं कहीं पे। और फिर सच्ची बात तो ये है
कि एक आदमी की कमाई से घर खर्च पूरा हो जाए, वही बहुत। बेला, बेला, गुड़िया को लेके जा, ये रो रही है, जा चले जा, जैसे चुप करा ले, जो हाँ भाभी जी, आप भी पढ़ लिख कर नौकरी कर लो। तू ही पढ़ लेना। अरे मैं तो तेरी तरह 10वीं फेल भी नहीं हूँ। बहू ये 12 नहीं है, कम से कम अपनी देवरानी की मान मर्यादा का ध्यान तो रखा करो। बस माता जी, आप तो इसी के गुण गाएंगी। अरे मैं भी जाकर देवर जी से बात करती हूँ। हम अपनी बेइज्जती करवानी थोड़ी ना आए हैं यहाँ पर। गरीब है तो अपने घर में रहते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं पसारते। और क्या, सुनो भला इनकी बातें। अब तो आग लगा दी महारानी जी, अब तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। मैंने क्या किया भाभी? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। बड़ी बाबू क्या कहती? मैंने कुछ नहीं कहा। घर आए मेहमानों से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन नरेश, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो फिर वो रो क्यों रही है? पागल है क्या? पहली बार वो लोग हमारे घर आए हैं और तुम उनके सामने अपने ओहदे और पैसे की धौंस जमा रही हो। तू ये क्या बोले चला जा रहा है नरेश? बिना सोचे समझे जो मन में आ रहा है बोलता चला जा रहा है। माँ तुम ये माँ तुम ये पढ़ी लिखी औरतों को नहीं जानती हो। जो काम करने वाली औरतें होती हैं ना, ये अपने सामने किसी और को इंसान समझती नहीं है। अरे रिश्तेदारों को छोड़ो, ये अपने पति को नौकर चाकर समझती है। खबरदार, खबरदार नरेश, जो मन में आ रहा है बोले चला जा रहा है। छी छी, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसा बोल सकता है। तू क्या समझता है? मैं कुछ समझती नहीं, कुछ जानती नहीं, ऐसे ही पड़ी रहती हूँ। असलियत तो ये है कि तू अंदर ही अंदर जलता जा रहा है। अहंकार है तेरे में। आखिर है ना मर्द जात। ये छोटी सी बच्ची दिन रात सबके लिए खटती रहती है, सबके मन का काम करती है, सबकी सेवा करती है। तुझे दिखाई नहीं पड़ता? और तू है कि दिन पर दिन उसके दोष निकालते चला जा रहा है। दिखाई पड़ता है ना, सब दिखाई पड़ता है। तुम तो इसके बाहर के भोले भाले चेहरे की नौटंकी देखकर ये बात कर रही हो ना, पर मुझे दिखाई पड़ती है इसके अंदर की असलियत। ये घमंडी, खुदगर्ज। चल नरेश, नरेश, ये क्या हो रहा है? ये क्या देख रहा हूं मैं? क्यों उस फूल सी बच्ची पर इस तरह तुम गुस्सा कर रहे हो? अपनी भाभियों का स्वभाव नहीं जानते जो उस बेचारी पर इस तरह बरस रहे हो? अरे भाई साहब, आप इसे चुप रहो। तुम भी आम आदमी की तरह बीवी पर अपनी मर्दानगी की धौंस जमा रहे हो, मां से इस तरह तकरार कर रहे हो। शहर का रहन सहन, ऊंची सोसाइटी में उठना बैठना, क्या तुम्हें यही सिखाता है? शर्म आनी चाहिए। जाओ जाओ यहां से। बुज़दिल कहीं का। वो तो बड़े भैया और माँ जी ही थे जिन्होंने इस धैर्य की परीक्षा में खरा उतरने में मेरा साथ दिया। दुख इंसान को ज्यादा ठोस बनाता है। जो दुख मुझे नरेश ने पहुंचाया, उसने मुझे और ठोस बनाया, और संघर्ष ने मुझे एक विचित्र सी सहनशीलता दी। चालू, क्या है यार, तुम कहां खोई रहती हो? ये देखो शर्ट में मेरे बटन थे, दो बटन नहीं है। ये तुमने कौन सी शर्ट पहनी है नरेश? ये मैंने किशोरी लाल के लिए रखी थी। तो मुझे क्या मालूम किशोरी लाल के लिए रखी थी? मुझे ये दे दो, तुम्हारी शर्ट तो ऊपर है। हाँ। ये रही तुम्हारी शर्ट। तो मुझे क्या पता था ये है मेरी शर्ट? जरा जरा सी बात पर पेशेंस खो देते हो, फिर सारा घर सर पर उठा लेते हो। अच्छा सुनो शालू, कुछ रुपए देना। रुपए? हाँ। कल तो तुमने 500 रुपए ले लिए थे। तो खर्च हो गए ना, नहीं करना चाहता था फिर भी हो गए। आज घर में सिर्फ 100-150 रुपए होंगे। लेना चाहते हो तो ले लो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि कल इतवार है, सोमवार से पहले बैंक से पैसे नहीं निकाले जा सकते। ए शालू, कहीं से कुछ करो ना यार, वरना पूरी शाम बर्बाद हो जाएगी मेरी।
तो हो जाने दो। ओ, तुम्हारे पास कुछ छिपा गड़ा नहीं है? छिपा गड़ा? मुझे किसे छिपा कर रखना है? अरे वो औरतें रखती है ना आड़े वक्त के लिए छुपा कर। मैंने ये कभी नहीं किया। यार इतनी पत्थर दिल मत बनो। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास तो हो रहा है, मगर एक दिन बाहर नहीं जाओगे तो क्या सिर पर पहाड़ टूट पड़ेगा? तुम समझती नहीं हो यार। मैं सब समझती हूँ। क्या समझती हो? जो तुम अच्छी तरह समझ रहे हो। कहना क्या चाहती हो? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा? तुम मुझे इतना बताओ, तुम मुझे रुपए दे रही हो कि नहीं दे रही हो? जो है वो ले जा सकते हो। हद होती है। घर में दो आदमी कमाने वाले हैं, लेकिन जरूरत के वक्त सिर्फ 100-150 रुपए निकलता है। समझ में नहीं आती रुपए जाते कहां? हर तीसरे चौथे दिन अगर तुम 400-500 रुपए मांगने लगोगे तो घर में पैसे बचेंगे? ये कभी सोचा है तुमने? और ऊपर से बच्चों की तरह जिद करते हो। तंग आ चुका हूं तुम्हारी इन दलीलों से, बोर हो चुका हूं तुम्हारे इन उपदेशों से। थैंक यू वेरी मच, चलता हूं। अपमान, बार बार अपमान। क्यों सरोज? जब पुरुषों के पास किसी बात का सच्चा जवाब नहीं होता तो वो औरतों का अपमान करके अपनी कमजोरी क्यों छिपाता है? अपमानित ना हो सकना किसी भी स्त्री की बस की बात नहीं, लेकिन स्त्री भी तो किसी का अपमान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है वो अपमान? तुम एक बार उसका अपमान करके देखो ना, फिर देखो वो कैसे सीधा होता है। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हो तुम उसका अपमान? इसलिए कि मुझे लगता है कि हम संबंध बनाने के लिए जीती हैं, इन्हें बनाए रखने के लिए क्षितिज के पास तक जाने का संकल्प कर बैठती हैं। अरे छोड़, जानती है मर्द एक ऐसा ताकतवर घोड़ा है जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के दौड़ता है। और फिर ऐसे लोग क्या समझेंगे मानविक संबंधों की बारीकी को या उनके फैलाव को, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हो? कोमल भावना या फिर संवेदना क्या ऐसे लोगों में पनप सकती है कभी? नहीं सरोज, मैं तुम्हारी बात पूरी तरह से नहीं मानती। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि स्त्रियों में आए हुए परिवर्तन से पुरुष डर गया है। हमारी मुखरता उनसे सहन नहीं हो पा रही और यही कारण है उनकी कुंठा का। और उनकी ये कुंठा कॉम्प्लेक्स बन गई है, जिसकी वजह से मुझे अपमान सहना पड़ रहा है। देखो भाई, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि तुम दोनों के बीच में जो भी तनाव चल रहा है, जो मनमुटाव चल रहा है, उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है डिवोर्स, यानी कि तलाक। वो संबंध जिसे बनाए रखने के लिए मैंने क्षितिज के पार तक जाने का संकल्प लिया था, उस संबंध को तलाक की ड्योढ़ी पर पहुंचता देख मेरा मन घबरा जाता था। शायद इसीलिए बार बार अपमान, वहशीपन और दुर्व्यवहार को झेलती रही। मैं तो दूसरी औरत बनने की प्रताड़ना से घबराकर पहली औरत बनी थी, मगर धर्मपत्नी बनकर इतना तिरस्कार और अपमान। समाज के नियम को अपनाकर उसकी मर्यादा का पालन करके मुझे क्या मिला? मैं एक ऐसी गली के अंत तक पहुंच गई थी जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, और पीछे थी यातना, पीड़ा, अपमान और छटपटाहट। पीछे मुड़कर जब मैं बीती बातों का विश्लेषण करती तो बार बार यही पाती कि नरेश से मेरी मुखरता सहन नहीं हो पा रही है, और इसी कुंठा के कारण वो पति के रूप में सहज नहीं हो पा रहा।